हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ाऊंगी। चैप्टर का नाम है शब्द संरचना या तो फिर शब्द विचार भी हम कह सकते हैं, यानी शब्द के बारे में आज हम आपको बताएंगे। वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। बच्चों, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी बच्चों, वर्णों के मेल से, यानी एक एक वर्ण को जोड़ करके हम एक शब्द बनाते हैं, लेकिन वो जो वर्णों का मेल करेंगे वो सार्थक होना चाहिए। तो ये सार्थक का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसका अर्थ हो। अगर मान लीजिए हम कोई भी वर्ण को जोड़ देंगे और शब्द कहेंगे तो वो शब्द नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख रहे हैं म जोड़ क जोड़ ल, तो इसको जोड़ने से क्या बनेगा? मकल। लेकिन बच्चों, ये मकल का कोई भी अर्थ नहीं होता है, इसलिए हम इसे शब्द नहीं कह सकते हैं। ये शब्द नहीं होगा क्योंकि ये वर्णों का सार्थक मेल नहीं है। ऐसे बोलने से बच्चों देखिए, म क ल, ये सारे क्या है? ये वर्ण है, लेकिन फिर भी हम इसको शब्द नहीं कहेंगे, इसलिए क्योंकि ये सार्थक नहीं है। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे क जोड़ म जोड़ ल, तब क्या हो जाएगा? कमल। ये हो जाएगा कमल, और ये सार्थक शब्द है, इसलिए इसे हम शब्द कहेंगे। ये हो गया वर्णों का सार्थक मेल। यानी बच्चों, आप जान लीजिए कि वर्णों के सार्थक मेल को ही हम शब्द कहेंगे। अगर कुछ भी वर्ण हम लिख दें जिसका अर्थ ना हो और उससे हम शब्द बनाएं तो पूरी तरह से गलत माना जाएगा। इसलिए आपको ये समझ लेना है कि वर्णों के सार्थक मेल को ही हम शब्द कहेंगे। अब चलिए हम देखते हैं कि शब्दों के कितने भेद होते हैं। बच्चों, शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला क्या है? बनावट या रचना के आधार पर। दूसरा, उत्पत्ति या शोध के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। और चौथा, अर्थ के आधार पर। छोटा क्लास में जैसे 3, 4, 5 उन लोगों को ये 3 भाग, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, इतना पढ़ने से हो जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा हायर क्लास यानी स्टैंडर्ड 6 से लेके 8 तक के बच्चों को ये 4 जो है, चौथा नंबर जो है अर्थ के आधार पर, इसको भी जानना ज़रूरी है। कुछ बुक में स्टैंडर्ड 5 तक प्रयोग के आधार पर दिया रहता है, लेकिन साथ ही साथ ये अर्थ के आधार पर जानना भी ज़रूरी है। इसलिए बच्चों, पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम एक एक करके पार्ट वाइज पूरा हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि बनावट के आधार पर ये क्या होता है और इसको कितने भाग में बांटा गया है। तो चलिए हम एक एक करके आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो बनावट के आधार पर शब्दों को हम कितने भाग में बांटते हैं? बनावट के आधार पर शब्दों को हम 3 भाग में बांटते हैं। एक रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योगरूढ़ शब्द। तो चलिए हम एक एक करके आपको समझाते हैं एकदम सरल भाषा में। रूढ़ शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते।
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और अगर हम टुकड़े कर भी देते हैं तो दोनों का ही अर्थ नहीं होता है, यानी अलग अलग से दोनों का ही अर्थ नहीं होगा। जैसे देखिए नन, नन। अब अगर हम इसको टुकड़े करेंगे, न जोड़ ल, तो ये दोनों का अलग अलग से न और ल का कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा। उसी को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। एकदम आसान तरीका कि रूढ़ शब्द वो शब्द है जिसको अलग अगर किया जाएगा तो उसका कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखिए यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और अलग करने पर इन दोनों शब्द का अर्थ होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखने होगा कि रूढ़ शब्द में जब कोई शब्द को हम अलग करेंगे तो उसका अर्थ नहीं रहेगा, और यौगिक शब्द में आपको याद रखना है कि जब हम दोनों शब्दों को अलग करेंगे, ये दो शब्दों के मेल से ही बने होते हैं यौगिक शब्द, और जब दोनों शब्दों को हम अलग करेंगे तो दोनों का ही अर्थ होगा। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, तो दो शब्द को जब हम अलग करेंगे तो राज जोड़ पुत्र, तो ये दोनों का ही अर्थ हो गया है। राज का भी अर्थ है और पुत्र का भी है, यानी राजा का पुत्र। हिमालय, हिमालय, हिमालय को जब हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय। तो हिम का भी अर्थ होता है, हिम मतलब बर्फ, और आलय का मतलब क्या होता है? घर, यानी बर्फ का घर। उसी तरह रसोई घर, रसोई जोड़ घर, रसोई के लिए घर, तो रसोई का भी मतलब हो गया और घर का भी मतलब हो गया। यानी आपको यहाँ याद रखने होगा यौगिक शब्द में ये दो शब्दों के मेल से ही बनते हैं, और जब इसको अलग करते हैं दोनों शब्द को तो ये दोनों टुकड़े का ही अपने में अर्थ होता है। इसी को हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। हिम जोड़ आलय हिमालय, राजपुत्र राज जोड़ पुत्र राजपुत्र। इसी तरह से जो जिसका अलग करने पर भी अर्थ होगा वो हो जाएगा यौगिक शब्द। और बच्चों तीसरा देखिए योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द क्या होता है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके टुकड़े भी हो सकते हैं, टुकड़े भी हो सकते हैं, लेकिन टुकड़ों का सीधा अर्थ ना निकलकर कोई विशेष अर्थ होता है। सीधा अर्थ ना निकलकर, यानी यहाँ पर बताया जा रहा कि ऐसे शब्द हैं जिसका टुकड़ा तो होगा लेकिन उसका दूसरा कोई अर्थ निकलेगा, यानी विशेष कोई अर्थ निकलेगा। जैसे उदाहरण में देखिए दशानन। अब ये दोनों का टुकड़ा तो हो गया दश और आनन, और दोनों का अर्थ भी हो रहा है। ये दश मतलब 10, संख्या 10, और आनन का मतलब होता है मुख, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ क्या निकल गया? रावण। इसका विशेष अर्थ क्या हो गया? रावण, यानी 10 मुंह वाला कौन है? रावण। यानी आप इतना जानिए कि योगरूढ़ शब्द में कोई विशेष अर्थ निकलेगा, कोई भी शब्द का एक विशेष अर्थ निकलेगा। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जैसे शिव। उसी तरह दूसरा कोई अर्थ निकलेगा योगरूढ़ शब्द में, कोई विशेष अर्थ निकलेगा तभी हो जाएगा योगरूढ़ शब्द। अब बच्चों सेकंड देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भाग में बांट दिया गया है। इसका 4 भेद होता है। एक तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशज यानी विदेशी शब्द।
तो सबसे पहले आप समझिए कि ये तत्सम शब्द क्या होता है। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों को त्यों हिंदी में आ गए हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों का मतलब होता है कि जैसे था वैसे ही, माने डायरेक्ट संस्कृत भाषा से ही हिंदी में आ गया है, यानी रूप का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे देखिए गृह, ये संस्कृत शब्द है और ये डायरेक्ट हिंदी में भी ये शब्द होता है। ज्यों का त्यों यानी जैसे संस्कृत में था वैसे ही डिटो हिंदी में आ गया है। गृह, मित्र, सूर्य, अग्नि आदि इस प्रकार के अनेक संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में ज्यों का त्यों आ गया है, जैसे संस्कृत में था वैसे ही आ गया है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब नेक्स्ट समझिए तद्भव शब्द। कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से अपना रूप बदल कर हिंदी में आए हैं। मतलब यहाँ तत्सम में आप एकदम इजी तरीका बता दे रहे हैं कि यहाँ आपको याद रखना है, जो संस्कृत का शब्द था वो सेम टू सेम वैसे ही हिंदी में आ गया है। इसमें रूप में कोई भी देखिए बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन तद्भव जो शब्द है वो संस्कृत से आया है लेकिन अपना रूप बदल कर। जैसे देखिए घर, ये संस्कृत शब्द है तत्सम शब्द घर, और उसका गृह और गृह का तद्भव हो गया घर। यहाँ देखिए तत्सम मित्र और उसका तद्भव हो गया दोस्त। यहाँ सूर्य, सूर्य का तद्भव हो गया सूरज। यहाँ अग्नि, अग्नि का तद्भव हो गया आग। यानी आपको याद रखने होगा ये संस्कृत शब्द है और ये हिंदी, संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आ गया है। और नेक्स्ट देखिए देशज। देशज शब्द क्या होता है? कुछ शब्द ऐसे हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आम बोलचाल की भाषा से आया है, जो बोलचाल की भाषा में यूज़ किया जाता है। जैसे लोटा, कटोरी, खिड़की, थैला आदि, ये बोलचाल की भाषा में ही बोली जाती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विदेशज यानी विदेशी शब्द। अब नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर में विदेशी शब्द। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए शब्द को, यानी जो विदेश से आया है जो भाषा, उसी को हम विदेशी भाषा कहते हैं। जैसे स्टेशन, रेडियो, पुलिस, डॉक्टर, ये सब क्या है? ये अंग्रेजी भाषा है, यानी विदेश से आया हुआ है, लेकिन अभी हिंदी में इसी को ही यूज़ किया जाता है। जैसे डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर बोलते हैं, जबकि इसका हिंदी एक्चुअली हिंदी क्या होगा? चिकित्सक। लेकिन हम लोग चिकित्सक नहीं बोलते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं, अधिकतर क्या बोलते हैं? डॉक्टर। जैसे मान लीजिए स्कूल, इंग्लिश स्कूल क्या है? एक विदेशी शब्द है, और स्कूल का हिंदी क्या होगा? विद्यालय। लेकिन विद्यालय का प्रयोग, इसका यूज़ हम लोग हिंदी में बहुत कम करते हैं, अधिकतर हम लोग स्कूल बोलते हैं, उसी को हम विदेशी भाषा या विदेशज जो शब्द हैं वो कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट जो थर्ड नंबर में है उसको हम पढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए थर्ड नंबर में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भाग में बांट दिया गया है। एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो बच्चों विकारी शब्द क्या होता है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कभी भी अपना रूप में परिवर्तन नहीं होता है, यानी अपना रूप को नहीं बदलता है। और ये विकारी शब्द चार प्रकार के हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके अनुसार कभी भी लिंग, वचन, कारक कुछ भी बदल जाए, ये कभी भी इसका रूप में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए संज्ञा के अनुसार लड़का, लड़के, इसका रूप में बदलते रहेगा। विकारी शब्द मतलब आपको दिमाग में रखना है जिसका रूप में परिवर्तन होता है। वचन, कारक, लिंग के अनुसार रूप में परिवर्तन होगा। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, लड़की, रूप में परिवर्तन हो गया संज्ञा के अनुसार। सर्वनाम के अनुसार देखिए मैं, मेरा, मुझे, मुझको, इसका भी रूप में परिवर्तन हुआ। क्रिया के अनुसार जाता, जाति, जाते, इसका भी परिवर्तन हो गया। अगर विशेषण के अनुसार रूप को बदलना है तो अच्छा, अच्छे, अच्छी,
यानी आपको याद रखना है, केवल दिमाग में रखिए कि विकारी शब्द वो शब्द है जिसका रूप में परिवर्तन होता है, लिंग वचन कारक के अनुसार रूप में परिवर्तन होगा। और दूसरा जो है वो अविकारी शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका रूप कभी भी नहीं बदलता। वो अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जैसे देखिए धीरे धीरे, कभी भी इस शब्द का परिवर्तन नहीं होगा, चाहे लिंग वचन कारक कुछ भी बदल जाए, ये जो शब्द है इसका परिवर्तन नहीं होगा। के लिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, तथापि, ये सब जो अविकारी शब्द है इसका कभी भी रूप में परिवर्तन नहीं होता। तो आपको दिमाग में खाली रखना है कि विकारी शब्द जिसका रूप बदलते रहता है और अविकारी शब्द जिसका रूप में परिवर्तन नहीं होगा। अब बच्चों देखिए चौथा लास्ट क्या है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद को 2 भाग में बांट दिया गया है। एक है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। तो पहला देखिए सार्थक शब्द। बच्चों सार्थक शब्द क्या होता है, जिसका कोई अर्थ होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ होगा उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, गुड़िया, फूल, यानी कोई भी शब्द जिसका मीनिंग हो, जिसका अर्थ हो, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। अब ये सार्थक जो शब्द है उसको फिर 4 भाग में बांट दिया गया है। पहला क्या है, एकार्थक शब्द, दूसरा है अनेकार्थक शब्द, तीसरा है पर्यायवाची शब्द और चौथा है विपरीतार्थक शब्द। चलिए एक एक करके हम सभी को समझा देते हैं। अब बच्चों देखिए सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है एकार्थक शब्द, दूसरा है अनेकार्थक शब्द, तीसरा है पर्यायवाची शब्द और चौथा है विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द। एकार्थक शब्द देखो बच्चों क्या होता है, वे शब्द जो केवल एक ही अर्थ देता है, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उसे हम एकार्थक शब्द कहते हैं। इसका दूसरा कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे रोटी, कुर्सी, किताब, इसका केवल एक ही अर्थ होगा। अगर यानी रोटी का मतलब हम लोग क्या सोचेंगे, केवल खाने वाला जो रोटी है वही, उसके अलावा और कुछ नहीं समझेंगे। जैसे किताब, किताब क्या है, पढ़ने वाला किताब, इसके अलावा इसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। यानी दिमाग में सेट कीजिए कि एकार्थक शब्द मतलब जिसका केवल एक ही अर्थ हो। दूसरा है अनेकार्थक शब्द, वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देता है, यानी एक शब्द का बहुत सारा अर्थ निकलेगा, उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंक, अंक का मतलब गोद भी होगा और संख्या भी होगा। पत्र, पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है और पत्ता भी होता है। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। वे शब्द जिनका समान अर्थ होता है, एक शब्द है, एक वर्ड लिए हैं और उसका उसी का अर्थ होगा, मतलब एक शब्द है और उसका अर्थ एक ही समान होगा। जैसे जल, जल को हम बोल सकते पानी, नीर, अम्बु, पेय, लेकिन उसका अर्थ, नाम देखिए अलग अलग, पानी, नीर, अम्बु, सबका नाम हम अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन मीनिंग यानी अर्थ जब एक ही होगा तब वो हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। और चौथा नंबर है विपरीतार्थक शब्द। वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देता है, यानी उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को ही हम विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे छोटा बड़ा, सुख दुख, अमीर गरीब आदि। अब बच्चों लास्ट देखिए निरर्थक शब्द। निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे शब्द जिसका कोई भी अर्थ ना हो उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ये केवल बोलचाल की भाषा में इसका यूज़ होता है। जैसे बोटी, रोटी, रोटी हो गया सार्थक शब्द और उसके साथ अगर हम बोल देंगे बोटी, रोटी बोटी खा लिया तो रोटी का तो अर्थ हो गया, लेकिन ये बोटी
बोटी का कोई अर्थ नहीं होता है। वैसे शब्द होता है निरर्थक शब्द, जैसे बपड़े। हम लोग ऐसे बोलचाल में बोलते हैं कि कपड़े बपड़े पहन लो, तो कपड़े का तो अर्थ हो गया, इसलिए वो सार्थक शब्द है। लेकिन बपड़े, उसके साथ जो हम बपड़े बोल दिए, उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, इसलिए वो निरर्थक शब्द है। बाना, यानी हम लोग बोलते हैं खाना वाना खा लो, तो खाना का तो अर्थ हो गया, वो तो सार्थक शब्द हो गया। लेकिन बाना का कोई अर्थ नहीं हुआ, इसलिए ये निरर्थक शब्द। इतना जान लीजिए कि निरर्थक शब्द मतलब जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा पढ़ाने में और मन लगे और हम अपना सरल भाषा में आपको पढ़ाते जाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।